हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें हम लोग इस पर्सन का हाथ पढ़ रहे हैं एंड इनकी कुंडली भी देख रहे हैं एंड इसके बारे में हम लोग जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें पॉसिबल है आंसर करना हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने अपना हाथ भेजा है, इनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करने के लिए मुझे इनका नाम मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पर ये रियल कुंडली है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे हाथ के कुछ पैटर्न्स भेजे हैं, जैसे कि आप फिंगर्स के लिए आप इस तरह का भेज सकते हैं, फुल पाम पिक्चर ऐसा, फिर बाद में थंब का एंगल, देन और भी एंगल, जिससे जो चीज़ों की क्लैरिटी रहे और लाइंस क्लियरली दिखे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इनका डिटेल्स से। फिर पहले इन्होंने मुझे जो डिटेल्स दिया है उसके बेसिस पे इनका नक्षत्र मेरे को आइडेंटिफाई हुआ है। तो इनका नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र में भी पदा होते हैं। तो इनका फर्स्ट पदा है, आप बोल सकते हैं कि चरण बोल सकते हैं, आप पदा बोल सकते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर आता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, इनका नवमासा जो होता है ना एरीज का हो जाता है। एरीज का है तो उसमें डिग्री बताता है कि 3 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स तक का हो जाता है, 0 से लेके 3 डिग्री ऐसा वाला। तो वो रेंज में आता है अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पदा, एरीज नौमासा। ठीक है, तो पर्सन ऐसे जो होते हैं ना, जिनका ये आप बोल सकते हैं कि ये नक्षत्र में हुए, तो इनका ना आप एक आइडेंटिटी बता सकते हैं कि कैसे दिखते होंगे ये। तो इनका ना फेस होगा ना ओवल शेप रहेगा, स्लिम बॉडी रहेगा, एवरेज लुक रहेगा और नॉर्मल लेंथ का लिम्ब रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें बता रहा है ये। एंड ये भी है कि अश्विनी वाले जो नक्षत्र के लोग होते हैं ना, जनरली वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, पर ये अश्विनी नक्षत्र का मीनिंग ही वो है कि एक अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, इसमें इनका सिंबल ही मेल हॉर्स होता है। तो इसकी वजह से ना ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक और थोड़ा आप बोल सकते हैं अग्रेसिवनेस ज़्यादा दिख के आएगा। तो ऐसे लोगों में ना एक तरह का गुस्सा भी होता है। ये चीज़ें जो इनमें आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। और इनको ना अपना तारीफ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ना इंटरकास्ट मैरिज की काफ़ी यस रहता है इनका, हाँ इंटरकास्ट मैरिज चल जाएगा, इनके माइंड में चलता रहता है कि ऐसा कुछ करे करके। और ये थोड़े से टेंस रहेंगे अपने बच्चों को लेके, बिकॉज एक मेल है राइट, तो वो ऐसा हो जाता है बिकॉज सिंबल वैसा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे जाते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, क्योंकि ये मार्स के बारे में बता रहा है, बिकॉज मार्स एरीज के अंदर आता है। एंड जो इस नक्षत्र में हुए हैं ना, तो उनमें आप देखेंगे कि थोड़े अग्रेसिव नेचर रहेगा, जो मैंने पहले ही बोला, बिकॉज यहाँ पे मार्स थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे बिकॉज ऑफ ईगो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनकी चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अगर अब इनका ईगो कंट्रोल नहीं किया तो बहुत चीज़ें इनके लाइफ में आगे भी चली जाएंगी। ये एज अ पर्सन बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बट हाँ इनको इनके ईगो में कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में मेन चीज़। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बहुत करेज करेज रहेगा, इनमें साहस रहेगा, बिकॉज मार्स ये है ऐसा, साहस रखेगा और चीज़ों को करने के लिए भी एक स्पिरिट रखता है अच्छा खासा। तो इनके लाइफ में ये चीज़ इनको अच्छा मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका चार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं यहाँ पे जस्ट होवर करता हूँ, आपको ये चार्ट में फर्स्ट नंबर 7 दिख रहा है ना। 7 नंबर क्या इंडिकेट करता है कि इस पर्सन का लग्न क्या है, तो ये ना लिब्रा लग्न के आते हैं। इनको आप बोलेंगे कि लिब्रा एसेंडेंट कहेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा चार्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसका फर्स्ट हाउस, इसमें कुंडली में ऐसा होता है, जो भी हाउसेस खाली है ना, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में सोचने में प्रॉब्लम है, लाइक वो सोचता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। फर्स्ट हाउस होता है कि आप दिखते कैसे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा होगा, तो ये ना उस बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक डिसेंट लुक है, ऐसा कुछ है। तो ऐसे लोगों का लाइफ ऐसा दिख के आएगा कि फर्स्ट हाउस में अगर कुछ भी नहीं है तो ये ना उस चीज़ों में कोई एफर्ट नहीं देंगे कि ये अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे और दिखने में कैसे रहेंगे। तो ये इनमें इनका फोकस थोड़ा कम रहेगा। और सेकंड हाउस में अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी है राइट। तो मर्क्यूरी ना एक, अगर किसी के भी इसमें मर्क्यूरी अगर हो ना उस घर में, तो वो पर्सन थोड़ा इंटेलिजेंट और एम्बिशियस हो जाएगा और हार्ड वर्किंग भी रहेगा। और ऐसे पर्सन के लिए ना फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एक चीज़ है, और ऐसे लोग बिज़नेस भी अच्छा कर पाएंगे बिकॉज वो मर्क्यूरी उस जगह पे है, तो वो अच्छे खासे रिजल्ट दे देगा। तो इनको उस बिज़नेस एक बार तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी आप नंबर देख रहे होते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे आप इस नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पे 7 लिखा है राइट। 7 का मीनिंग क्या है, इस पर्टिकुलर पर्सन का असेंडेंट है, पर ये नंबर काल पुरुष की कुंडली में हमेशा 1 होता है। इसका मतलब आप इसको नंबर 1 से काउंट करेंगे, ये 2 3 ऐसा जाते जाते ये 12 तक हो जाएगा।
तो मुझे इतना ही बताना था कि हम लोग हाउस जब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हाउस मतलब 7 नंबर जहाँ लिखा है, ऐसा ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे कि फर्स्ट हाउस खाली था, सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी था, और थर्ड हाउस में क्या है, सन एंड वीनस। अगर सन एंड वीनस थर्ड हाउस में है ना, तो ये काफ़ी कुछ है इसमें। मतलब सन तो एक ऐसा है कि ऑलरेडी सन बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट्स के हिसाब से माना जाता है, जहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा देगा। और अगर उस प्लैनेट उस घर को प्रॉब्लम होगा तो उस जगह को आप बोल सकते हैं कि बर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ऐसे लोग ना इस तीसरे घर में अगर सन एंड वीनस है, तो ऐसे लोग ना एक अच्छा खासा लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इनका मेंटलिटी भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे भी आप बोलेंगे कि हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं, इनके आप बोल सकते हैं इनका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा। तो इनका ना कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, बिकॉज थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन के बारे में। तो वीनस है, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे एंड आर्टिस्टिक होगा, बिकॉज वीनस अगेन उस घर में है। लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, क्योंकि सन एक प्राइड और आप बोल सकते हैं एक नेता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ है जो इनको एक अच्छा खासा चीज़ें दे सकता है। इसके अलावा इनमें ईगो भी रह सकता है, बिकॉज सन वहाँ पे है, तो सन प्राइड के अलावा ईगो भी देता है। ठीक है, तो ये हो गया इस हाउस के बारे में। देन हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वापस से हमारा ये थर्ड हाउस तो हो गया, फोर्थ हाउस खाली है। इधर आप यूरेनस नेपच्यून देख रहे हैं, हम इनको एस्ट्रोलॉजी में इतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो फिर से वो घर खाली है ना, तो इनका ना इनके आप बोल सकते हैं मन वाली चीज़ों में इतना ध्यान नहीं रहता है। कुछ भी रैंडमली कर रहे होंगे और इनका फोकस नहीं रहेगा, इनका मन स्ट्रांग नहीं है, अब ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि जुपिटर एंड केतु ना इनके फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस क्यों? क्योंकि इसको 1 कंसिडर करके 2, 3, 4 और ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से घर घर या हाउस गिनते हैं। तो जुपिटर एंड केतु इनके फिफ्थ हाउस में है। अगर फिफ्थ हाउस में है ना इनके, तो ये तो एक अच्छा साइन है। इसे गणेशा योग कहते हैं। और ऐसे पर्सन ना नॉलेज वाले पर्सन होते हैं, और ये आप बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में भी आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। और इनका ये रहेगा कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इनको जानने में इंटरेस्ट रहेगा, और ये किसी भी छोटे छोटे सिचुएशंस में भी अपने आप को स्ट्रेस फील कर सकते हैं। ऐसे पर्सन स्पिरिचुअल रहेंगे, क्यों? क्योंकि केतु है, केतु पर्सन को स्पिरिचुअल बनाता है। ठीक है, और इनका ना आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि इनका ना माइंड ऐसा रहेगा कि मैं अपना जब मोक्ष की तरफ ध्यान रहता है। तो ये एक चीज़ है जो केतु इंडिकेट करता है फिफ्थ हाउस में, इसलिए कुंडलिनी शक्तियों के बारे में या वैसे चीज़ों के बारे में इनका काफ़ी माइंड डाइवर्ट होगा, या बोल सकते हैं उधर इंक्लाइन करेगा। ठीक है, और ऐसे लोग ना चैरिटी भी कर सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना इतना इंटरेस्ट ना आए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि केतु है। केतु स्पिरिचुअली अगर आपको इंक्लाइन करता है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको दूर कर देगा। ठीक है, और इसमें है कि पर्सन फेमस हो सकता है, बट यही है कि इनको ना इनका ईगो कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इनको इनके लाइफ में मिलने लगेगा। ठीक है, और इनका जो एक नेगेटिव रहेगा कि ये सेल्फ प्राउडनेस फील करते हैं, लाइक इनका कोई तारीफ़ करे इनको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, बट इसमें ना केतु एक चीज़ जो नेगेटिव देता है वो हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो हेल्थ इशू हो सकता है, तो ये इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केतु कैसे है, लोअर लोअर बॉडी को इंडिकेट करता है। अगर वो वीक रहेगा तो लोअर बॉडी वीक हो सकता है। ठीक है, और ये भी है कि ऐसे लोगों के जो पर्सन होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि ग्रैंडफादर टाइप, मैटरनल ग्रैंडफादर टाइप, वैसे लोग ना काफ़ी फेमस रहेंगे सोसाइटी में, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट करता है पास्ट के लोग आपके कैसे थे। तो अगर ये सब रहा तो ये इंडिकेट करेगा कि वहाँ के लोगों से आपको कुछ अच्छा मिला होगा। ठीक है, अभी जाते हैं आगे। अभी आता है सेवन्थ हाउस में। अगर आपका दो चीज़ है, सैटर्न है एंड मून है, तो यहाँ पे सैटर्न ना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, पर मून भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता, बट किसी वजह से सैटर्न के पावर की वजह से मून का भी आपको रिजल्ट कम आएगा। ठीक है, वैसे तो सैटर्न को ना लिब्रा के एसेंडेंट में अच्छा देना चाहिए, बट ये एकदम सामने आ गया है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा होगा कि पार्टनर से नहीं जमेगा, बिजनेस में लोगों से ट्रस्ट नहीं बनेगा, तो ये इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे। और ये सोचेंगे कि जॉब कर लें और मोर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ये इनके माइंड में चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है कि सैटर्न जब भी होता है ना,
तो उस घर को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो घर ही एक्चुअली में दिखाएगा कि पर्सन बहुत सीरियस होगा। तो इनका स्पाउस ना सीरियस होगा, मैच्योर होगा, इनसे उम्र में भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा इनके पार्टनर के भी बारे में। और सेम जाएगा आपके बिजनेस में भी सीरियसनेस रहेगा। और ये भी है कि बिजनेस में ट्रस्ट का इशू हो सकता है जब भी आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बिकॉज सैटर्न है तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स उसमें दिखेगा। तो आपका ग्रोथ भी अगर होगा, रिलेशनशिप भी होगा, तो थोड़ा लेट होगा। रिलेशनशिप आपको लेट होगा, या मैरिज आपका लेट होगा। मून है तो आपके मन में चंचलता रहेगी, बट फिर भी नेगेटिव वे में रहेगा, क्योंकि मून सैटर्न के साथ आ गया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया है। देन इसके बाद आता है हमारे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी मून भी इसमें रहेगा तो क्या होता है, मून अगर उसमें है तो आपके ना चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव रहेंगी, लाइक इतना नेगेटिव नहीं फॉर्म कर पाओगे। बट हाँ, अगर मून वीक पड़ गया तो आपका मन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए। देन इसके बाद आता है हमारा और भी घर जो खाली दिख रहे हैं, राइट। तो अगर ये घर खाली है ना, आपको रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और ये अगर घर खाली है तो आपको ना, आप बोल सकते धर्म में आप इतना बिलीव नहीं करोगे, और वो चीज़ें में इतना फोकस नहीं रहेगा। और ये भी घर खाली है, ये घर काम का घर है, तो आपका ना जॉब में ये सब में भी फोकस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये सब चीज़ों में इशू रहेगा। बट एक चीज़ अच्छा है, इनके ना 11th हाउस में राहु है, तो राहु 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। और जो भी ग्रह होते हैं ना, उनका ना दृष्टि होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो राहु इस घर को देख पाएगा। 5 को देखेगा, 6 7, 7 को देखेगा, 8 9। तो ये 3 घर को वो देखेगा। तो अगर वो 3 घर को देख रहा है ना, कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे लोगों को ना आप बोल सकते हैं फाइटिंग स्पिरिट अच्छा हो सकता है। एजुकेशन में भी ना ये थोड़ा भी एजुकेशन लेके लाइफ में अच्छा कर लेंगे। और पार्टनर से ओपिनियन डिफरेंसेस आएगा, कि ऐसे पर्सन थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, पर करियर ओरिएंटेड भी रहेंगे, जो एक अच्छा चीज़ है। बट थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट तो वो देगा, बिकॉज राहु हमेशा पॉजिटिव 100% नहीं दे पाता है। ठीक है, इसकी बात है मार्स अब आपका 12th हाउस में है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं मार्स आपका 12th हाउस में है। आपका नक्षत्र के हिसाब से भी आपका डोमिनेंस मार्स था, पर इसमें ना मार्स की क्वालिटी का थोड़ा लॉस हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें ना जो मार्स देता है, उन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा। तो ऐसे पर्सन को ना अपने जगह से जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो वो एक अच्छा रहेगा। उनका एनर्जी तब वो ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे ना हो सकता है कि गलत जगह पे भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखे। और 1 2 3 4, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, तो ये इसका दृष्टि, मार्स का दृष्टि 4th 7th और 8th, ये 3 जगह पे रहेगा। तो ये 3 जगह पे ना अपना अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट देने लगेगा मार्स। जैसे कि मार्स ना देगा कि आप साहस अच्छा कर सकते हो, आप फाइट करके कुछ चीज़ें रख सकते हो आपके पास। आपका बोलने का ढंग थोड़ा सा कड़वा भी हो सकता है, या फिर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, उस चीज़ का किसी को बुरा भी लग सकता है। ठीक है, देन इसकी बात है ये वाला घर। ये वाला घर क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप फाइटिंग एबिलिटी आपका अच्छा है, आप आपके एनिमीज से विन कर सकते हो, और आपको लोन ये सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात है 8th हाउस। 8th हाउस अगर है तो रिलेशनशिप में आपको ओपिनियन डिफरेंसेस आने लगेंगे, थोड़ा आपको पार्टनर से भी आप बोलेंगे कि वो सामने वाला उतना समझ नहीं पा रहा है, वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कवर किया है कि कुंडली के थ्रू हम क्या क्या बता पा रहे हैं। अभी हम लोग पाम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आपको शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट मैं इस वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों को मैं क्लब करके कुछ ना कुछ नया बता पाऊँ। ठीक है, एक चीज़ और है जो हम लोग और बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है 28। जब भी किसी का नंबर जो होता है ना न्यूमरोलॉजी में, तो अभी इनका 28 है, राइट। तो इनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं, जैसे कि 2 + 8 है, 2 + 8 इज़ 10। तो 10 अगर है तो 1 + 0 फिर से करेंगे, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे लोगों का ना 1 नंबर अगर है तो सन इज़ द लॉर्ड, तो नंबर 1 है न्यूमरोलॉजी के लॉर्ड का है सन। तो आपको आपकी लाइफ में पंक्चुअल होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपके इश्यूज़ कम रहेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रायोरिटी में करना चाहिए कि आपको पंक्चुअल होना रहेगा, सुबह जल्दी उठें, चीज़ों को एक टाइमलाइन रखें, एक शेड्यूल बना के रखें, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए। ये तो आपको आपके हिसाब से समझना होगा,
आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रेमेडीज़ भी दे दूँगा, पर हम लोग पहले पाम रीडिंग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो पाम में अगर मैं देखूँ, अगर क्लियरली आप उनका हाथ देख पाएंगे, राइट, तो फर्स्ट थंब से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो पाम रीडिंग करते हैं इससे एक पैटर्न होता है रीड करने का। तो पैटर्न में ये चीज़ पहले आएगा कि हम लोग पहले थंब रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो थंब में अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये कंप्लीट नहीं फॉर्म हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे टाइम इनको ना लोगों पे ट्रस्ट रहेगा, काम भी बन जाएगा, पर कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि ये ट्रस्ट ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से। और दूसरा है इनका फाइनेंशियल सिचुएशंस। इनका फाइनेंशियल सिचुएशंस उतना स्ट्रांग नहीं है इनके हाथ के हिसाब से, और इनका विल पावर भी उतना अच्छा नहीं है। ये कुछ सोचते हैं पर मिडल में ये छोड़ देते हैं उस चीज़ को, तो ये उनको अफेक्ट कर देगा। इनको ट्राई करना कि चाहिए जो इनका एम है उसको लास्ट तक लेके जाए, ठीक है। तो ये हो गया उनके थंब के बारे में। अभी फिंगर्स को मेरे और डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर अगर स्ट्रेट है ना, ये अपने लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे, और इनको इनके पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा बिकॉज एक आई स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, तो ये अच्छा साइन है। और मिडल फिंगर भी इनका स्ट्रेट है, तो बेस्ड ऑन इनके पाम इनका प्लानिंग अच्छा है, स्ट्रैटेजी भी अच्छा बना सकते हैं। और अगर हम लोग कंपेयर करें रिंग फिंगर को फर्स्ट फिंगर से, अगर देखेंगे लाइन यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे ये फिंगर बड़ा है, तो ऐसे पर्सन ना एडवेंचर लवर रहेंगे, रिस्क टेकर होते हैं, और नेचर से कनेक्ट करना इनको पसंद होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इनका लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का हाइट देखेंगे तो यहाँ तक है, जो मॉडरेट इंडिकेट करता है इनका कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब थोड़ा मॉडरेट लेवल पर रहेगा, पर स्ट्रेट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा, ठीक है। तो अभी जाते हैं दूसरे पिक्चर की ओर। तो हम लोग को अभी ना ओवरऑल एक हाथ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ओवरऑल हाथ पढ़ने के लिए पहले हम देखेंगे माउंट क्या क्या है। हमने फिंगर्स तक कवर कर लिए, अभी देखेंगे ना इनका ये पाम में ये प्लेस डोमिनेटिंग है, ये होता है शुक्र वाला पोजीशन। शुक्र का पोजीशन अगर डोमिनेटिंग है तो ऐसा पर्सन केयरिंग होता है, ऐसा पर्सन दूसरों के चक्कर में अपने आप को खो सकता है। तो ये इनको थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ, आपको आपका भी इम्पोर्टेंट देना होगा। आप ट्राई करिए सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रखने का, नहीं तो फिर आपको ये लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपको लगने लगेगा कि आपने सबके लिए किया बट आपके पास चीज़ें कम आई। बट हाँ, आपको ज़िंदगी में सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। आप केयरिंग तो आप हो, बट ये भी है कि आपको ज़िंदगी में सुख सुविधाएं मिलेंगी। थोड़ा आपको सेटबैक्स हो सकता है आपके नेचर की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ना आपको साइन दिख रहे होंगे, तो ये जो साइन इंडिकेट करते हैं कि आप कितना अच्छा एम्बिशंस रखते हो। तो आप जो भी एम्बिशंस रखो आप अपनी लाइफ में उसको अचीव करो, ताकि आपके लाइफ में स्ट्रेस वाला चीज़ ज़्यादा आए ना। नहीं तो फिर ऐसा आएगा बिकॉज आपने एन नंबर ऑफ एम रखा, उसको अचीव नहीं किया, तो स्ट्रेस फील करने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम लोग सैटर्न की ओर। सैटर्न माउंट कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट है, तो ऐसे पर्सन को ना काम में ना एफर्ट देना पड़ेगा। इनको ना प्लानिंग तो अच्छा है बट एग्जीक्यूशन के लिए इनको एफर्ट देना ही पड़ेगा। और तीसरा ये है सन माउंट। इनका सन माउंट इतना डोमिनेटिंग नहीं है, तो मैंने जैसा बोला इनका 2+8 जो नंबर आया था लास्ट में 1 हो जाता है, तो इनको ना पंक्चुअल रहना पड़ेगा ताकि इनको अच्छे रिजल्ट सन से मिल पाए। वैसे तो इनका सन बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा पोजीशन है बिकॉज फिंगर डोमिनेटिंग है। इनको एफर्ट और सक्सेस के लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ये इनके काम में दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जाते हैं आगे। आगे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जो क्या इंडिकेट करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लाइफ में रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छे साइन है आपके हाथ में। और अभी देखते हैं इनका और भी साइन क्या कहता है। जैसे कि इनका माउंट ऑफ मून काफ़ी अच्छा है, बेस्ड ऑन इनके पाम ना इनका माउंट ऑफ मून अच्छा है, इनका इनके मॉम से अच्छा जमता है, जो इंडिकेट करता है इनका मन भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके पाम के थ्रू मालूम पड़ रहा है। एंड थोड़ी चीज़ें और है जो माउंट में कवर होती हैं, जैसे कि ये वाला एरिया, इसमें बता रहा है कि इनका ना राहु अच्छा है, इनका ना माइंड रिलेटेड वर्क करेंगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और अग्रेसिव नेचर भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। पर सेंटर ऑफ पाम थोड़ा वीक है बिकॉज ये थोड़ा सा लोअर साइड गया है, तो ऐसे लोग जल्दी घबरा जाते हैं। एक चीज़ अच्छा है, ये ऐसे लोगों को पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। फिलहाल ना अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या फिर अकेले रह के काम करना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके माउंट के बारे में। अभी हम लोग लाइन रीड कर लेते हैं, ठीक है। लाइन रीड करने में फर्स्ट देखेंगे हार्ट लाइन। हार्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है आपका ओवरऑल इमोशंस कैसा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिख रहा है, मतलब आपको आँखों में प्रॉब्लम होगा। तो
तो ये एक चीज़ है। आपको ना किसी तरह का इमोशनल सेटबैक्स आएगा अराउंड द एज ऑफ 25 to 28, ठीक है। ये आपको लाइफ में सेटबैक्स देंगे, कुछ ना कुछ इमोशनल इशू हो जाएगा और शुरू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है आपको, उसके बाद नहीं है, पर फिर भी आप उसके बाद भी सीरियस पर्सन रहोगे, ठीक है। और एक है कि यहाँ पे आप देखेंगे इमोशनल लाइन यहाँ पे आकर रुक जा रहा है, तो आप ना बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं हो, आप थोड़े प्रोफेशनल पर्सन में हो, और ये चीज़ें ऐसी लॉन्ग टर्म रहेंगी, आपका ओवरऑल इमोशन ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे दो जो ब्रांचेस दिख रहे हैं, आप ना आपके इमोशनल डिसीजन में ना आप बोल सकते हैं कि आप ब्रेन यूज़ करने लगोगे इमोशंस के ज़्यादा, तो ये आपके लाइफ में दिख के आएगा बिकॉज ये ब्रांच कनेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं हेडलाइन की ओर। आपका हेडलाइन ना कर्व होके यहाँ पे बेंड हो रहा है और दो ब्रांचेस है, तो ऐसे लोग ना क्रिएटिव ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों में ना बिजनेस स्किल्स भी अच्छा होता है। तो क्रिएटिव बिजनेस स्किल्स ऐसा कुछ अगर आप कर रहे होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अगर देखें तो यहाँ से है और आगे तक जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ना ये ना अपना फिजिकल अपीयरेंस या फिर इनका फिजिकल वर्क ज़्यादा अच्छा है जो इनको अच्छे रिजल्ट देगा, इनका फोकस भी उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए क्योंकि उनको बेसिकली उस चीज़ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेन लाइन। इसके बाद देखते हैं हमारा इनका करियर कैसा है। तो इनका करियर आप देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, राइट। तो 23-24 के बाद ना ये सोच रहे होंगे कि अभी क्या चूज़ करना है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा गैप है इनके करियर में, फिर बाद में 30 के एज के अराउंड ना इन्होंने कुछ नया शुरू किया जो 15 साल तक चलेगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके बाद फिर से ये कुछ शुरू करेंगे, अपने मन से ही करेंगे, फिर बाद में वो ग्रो करेगा। तो इनका ना थोड़ा गैप्स है करियर में, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी पाम मैंने इतना कुछ बता दिया है। एंड अभी एक चीज़ है, इनको रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, ठीक है। तो इनके रिलेशनशिप में ये दो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे एक एज दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। तो अगर किसी के हाथ में दो लाइन है ना, मतलब दो इवेंट आएगा रिलेशनशिप का। जो इनका जो पहला वाला रिलेशनशिप है ना वो 22 से लेकर 23 के एज में रहेगा पहला वाला, दूसरा वाला 27 से लेकर 28 के बीच में ये रिलेशनशिप आएगा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप अगर ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं गया तो सेकंड रिलेशनशिप का इवेंट उस एज में आएगा, ठीक है। इनको दो रिलेशनशिप के मेजर इवेंट्स इनके लाइफ में है। तो इनका लव लाइफ ओवरऑल तो अच्छा है बिकॉज पार्टनर केयरिंग रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी आपका कुंडली रीडिंग एंड पाम रीडिंग कराना होगा, और न्यूमरोलॉजी का मैं थोड़ा सा टच दे दूंगा कि इनका न्यूमरोलॉजी बताता क्या है। तो व्यूवर्स अगर आप देख रहे हैं तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। जिनका मैंने पाम रीडिंग एंड कुंडली रीडिंग जस्ट इस वीडियो में किया है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ रेमेडीज़ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।